हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर 1 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम पीवाई क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पीवाई क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यह आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वह सभी आज की इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे अपने सोनम मैम के साथ। इस सेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, ज्वाइंट टेलीग्राम ऑटो एग्जाम्स। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बीमस्टेक का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है बीमस्टेक का मुख्यालय। वहीं अगर बात करें कि बीमस्टेक में कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल आपके सदस्य देश कितनी हो जाती हैं? तो 7 इसमें सदस्य देश हो जाते हैं। इसकी स्थापना 6 जून को की गई थी। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई थी बीमस्टेक का। अगर बात करें हम कि जो आपके यह बीमस्टेक है इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम हो जाता है। वहीं अगर बात करें बीमस्टेक के वर्तमान में महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे हो जाते हैं, जो कि आपके भारतीय मूल के हैं। तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है बीमस्टेक से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में सबसे कम है। और वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा है। यह आपकी जनसंख्या सबसे कम आपकी सिक्किम में और सबसे ज़्यादा यूपी में, यह बात हो गई। लेकिन अगर बात की जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यह सबसे अधिक आपके बिहार में होता है। बिहार की बात की जाए, बिहार में आपके 1 किलोमीटर के रेंज में आपके कितने लोग निवास करते हैं? तो 1106 लोग निवास कर रहे हैं। यह आपका जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग में कितने लोग रहते हैं, यह आपका जनसंख्या घनत्व होता है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा आपके बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है, यानी आपकी जनसंख्या से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा, संसद के प्रत्येक सदन का जो सचिवालय होता है उसका प्रमुख आपका क्या होता है? महासचिव होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें संसद की, बात करें संसद किससे मिलकर बना होता है, तो संसद आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, या 3 लोगों से मिलकर आपका संसद बनता है। संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 में आपके संसद आता है। वहीं अगर बात करें हम लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 81 के अंतर्गत, और राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो यह 80 के अंतर्गत है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और संसद, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहे थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक यह कहे थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर 1916 में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो होम रूल आंदोलन चलाया गया था इन दोनों के द्वारा 1916 में। यह भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच डैश का अंतराल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 वर्षों का अंतराल होता है। यानी आपके जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होता है उसमें 4 वर्षों के अंतराल आपका नेक्स्ट होता है, याद रखिएगा। तो आपका 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम फीफा के बारे में, तो फीफा का पूरा नाम हो जाता है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी
फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहीं अगर बात करें हम फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो फीफा के जो अभी प्रेसिडेंट है वह है गिनी इन्फांटिनो, इन्हें याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को, और इससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है मर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो मर्मुगांव बंदरगाह आपके गोवा राज्य में हो जाता है। गोवा इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम गोवा में, तो गोवा की राजधानी पणजी हो जाती है, जो कि मंडवी नदी किनारे स्थित है। और गोवा के वर्तमान में सीएम हो जाते हैं प्रमोद सावंत, और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है गोवा से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर दास के तट पर स्थित है। तो यह काफ़ी बात आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोणार्क सूर्य मंदिर आप सभी जानते हैं कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। लेकिन यह किस नदी के तट पर स्थित है, कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाता है आपके बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपकी बंगाल खाड़ी हो जाती है। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में यह आपके किनारे पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। इसे किसने बनवाया था, तो इसे बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम, जो कि गंग वंश का शासक था। नरसिम्हन देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और वही अगर बात करें इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो विशु जो महाराणा थे, यह इसके वास्तुकार थे मंदिर के। तो वास्तुकार आपको याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे कि यह कोणार्क मंदिर जो है आपका सूर्य मंदिर, यह 10 रुपये के नोट पे भी अभी अंकित किया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। बाकी अगर यहाँ पे बात करें हम तीनों की, तो यहाँ पे आर्गन, नियॉन और हीलियम, यह तीनों आपके क्या है, एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, कैसे गैस है, तो वो निष्क्रिय गैस हो जाते हैं। और यह आवर्त सारणी के किस ग्रुप के एलिमेंट हो जाते हैं, तो यह आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप के यह समूह के आपके तत्व हो जाते हैं, याद रखिएगा आर्गन, नियॉन और हीलियम। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो आप लोग भी ऐसे कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी का मुख्य स्रोत हो जाता है सूर्य का प्रकाश, जो कि जिन्हें हम सनलाइट कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। वहीं बी की हम बात करें रासायनिक नाम क्या होता है, तो बी की जो आपकी डी होता है, तो डी की जो रासायनिक नाम है उसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल हो जाता है। विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए की जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन बी की थायमिन होती है, विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड होती है। यह सभी आपको जो इसका रासायनिक नाम है इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि हरके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो हरके बैराज है। हरके बैराज का जो निर्माण किया गया है वह दो नदियों के संगम पर किया गया। वह कौन सी दो नदियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलुज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम कि यह जो आपका हरके बैराज है वह किस स्थान पर स्थित है, तो यह पंजाब के भटिंडा शहर में स्थित है हरके बैराज। यह ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध आपके बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो फ्लूट बजाते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना की गई थी, आप सभी जानते हैं आरबीआई जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वहीं अगर बात करें हम आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन सी द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम कि किस समिति के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की, तो यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत की गई थी। और इसके जो पहले गवर्नर थे वह थे ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, यह एक ब्रिटिश गवर्नर थे, लेकिन जब भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो
आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वह थे आपके सी.डी. देशमुख। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है, तो यह है आपके शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं, जिन्हें आपके गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी बातें आपको याद रखनी है आरबीआई से संबंधित, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह किसकी आत्मकथा है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेल्सन मंडेला इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के पहले क्या थे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे, और इन्हें भारत के द्वारा 1990 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा से संबोधित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा से संबोधित किया जाता है। इसे किसने कहा था, या संविधान की आत्मा, तो वीवीआर यानी अंबेडकर साहब जी के कहे थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वह हो जाती है आपकी अनाई मुड़ी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम कि यह जो गुरु शिखर है वह क्या है, डोडा बेटा क्या है, यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है आपकी, यह हो जाती है दोदा बेटा, और गुरु शिखर जो होता है यह आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह हो जाती है आपकी गुरु शिखर। यह सभी बातें आपको याद रखनी है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। अगर बात करें दोस्तों तो यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है घूम मठ। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम कि जो आपका यह बौद्धों का एक मठ होता है, घूम मठ आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं अगर बात करें हम तवांग मठ की, तवांग मठ काफ़ी फेमस मठ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह कहाँ पे स्थित है, यह आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है आपका तवांग मठ। और हेमिस मठ की बात की जाए तो हेमिस मठ यह आपके कहाँ पे स्थित होता है, लद्दाख में स्थित हो जाता है। यह भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यह सभी मठ आपको याद रखनी, तवांग मठ, हेमिस मठ और यह घूम मठ, सभी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट देख के आपको पता चल जाता होगा कि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यह दिल्ली में स्थित है। बात करेंगे यह जो आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1926 में की गई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके आपके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वह है मेघना अहलावत, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, मेघना अहलावत याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव आँख का कौन सा भाग उसका रंग निर्धारित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आइरिस करती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, आइरिस करती है। अगर बात करेंगे हम कि जो आपका नेत्रदान किया जाता है उस समय क्या आपका दान किया जाता है आंखों से, तो आपका हो जाएगा क्या, रेटिना। ठीक है, यह भी बातें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ये सारे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके आरपीएफ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब को जरूर करिएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम डैश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह आपका हॉकी के सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाता है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू की गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1973। 1 अप्रैल 1973 को आपकी प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए यह शुरू किया गया 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं लगे हाथ यह भी याद कर लीजिए कि आपका यह बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इनमें से सभी की लगती है। आपकी राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की नहीं लगती है आपकी बांग्लादेश से सीमा। वहीं अगर बात करें हम बांग्लादेश से, भारत के कुल आपके 5 राज्य सीमा साझा करते हैं और बांग्लादेश से भारत की कुल कितनी सीमा साझा होती है? तो 4096.6 किलोमीटर सीमा साझा होता है आपका भारत का बांग्लादेश के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो आपका सीमा साझा करता है भारत अपने पड़ोसी देशों से, वह बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा करता है और सबसे कम आपके अफगानिस्तान के साथ। यह भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन यानी नया, ठीक है, नया पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वह सबसे नवीनतम आपकी प्राणी हो जाता है पर्वत श्रेणी। वहीं अगर बात की सबसे पुरानी कौन सी हो जाती है, तो पुरानी में आपकी अरावली हो जाती है। नई और पुरानी दोनों आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ब्राज़ील हो जाती है आपका कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। वहीं अगर बात करें हम, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाती है और ब्राज़ील की मुद्रा हो जाती है ब्राज़ीलियाई रियाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्कूप शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप शब्द जो है दोस्तों यह किस खेल से संबंधित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके किससे संबंधित हो जाता है? तो स्कूप शब्द जो है ना, यह आपके स्कूप शब्द की बात की जाए तो यह आपके गोल्फ से संबंधित हो जाती है। गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका गोल्फ इज द राइट आंसर। गोल्फ से संबंधित हो जाता है आपका स्कूप शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये आपके खेलों से संबंधित शब्दावली हो जाती है ना, इसका हमने वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे संबंधित है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ना कि स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने वो टॉपिक क्लियर नहीं किया है तो उसे आप जाके हमारे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, खेलों से संबंधित शब्दावली। ठीक है, और स्कूप शब्द आपका हो जाएगा क्या? गोल्फ से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शेषचलम एक बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक यह बायोस्फीयर रिजर्व हो जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा यह आपकी पश्चिम की ओर बहती है। यह एक प्रायद्वीपीय नदी है। यह दो आपके पहाड़ों के मध्य से भी होकर जाती है। एक तो विंध्याचल, एक आपकी सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठारी से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, और यह खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो होता है यह आपके विटामिन B12 की कमी से होता है। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन हो जाता है। याद रखिएगा, साइनोकोबालामीन। ठीक है, याद रखिएगा, यह एनीमिया रोग इसी की कमी से होता है, विटामिन B12 की। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? वियतनाम की राजधानी हनोई, सही है। बहरीन की राजधानी मनामा, ठीक है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, ठीक है। लेकिन युगांडा क्या दमिश्क नहीं होता है। युगांडा का क्या होता है? कंपाला होता है। तो यहाँ पे दमिश्क दिया है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है यह आपके 23 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस
कि पेपर अभी कैंसिल कर दी गई है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख समानता के अधिकार से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपका समानता के अधिकार से संबंधित हो जाता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारे क्या हो जाते हैं, मौलिक हो जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि क्षय रोग टीबी रोग डैश के कारण होता है, तो जो क्षय रोग होता है, टीबी रोग जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यह रोग आपके किसके कारण होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, याद रखिए बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, तो क्या होता है, तो संघर्ष होता है, यानी आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन दिया गया कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है, तो कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील कहाँ पाई जाती है, किसके त्रिकोण में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह पाई जाती है आपके गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है आपकी कोलेरू झील। इन दोनों से जल लेके आपका जो आपका कोलेरू झील है ना, वह आपका निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं, तो आप सभी देखिए, तो आप कई लोग इस पर 2 टिक करेंगे। आपको बता दें कि 2020 से पहले यहाँ पे आपके 2 आपके एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन अब क्या है, तो अब का आपको राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि अब 2 एंग्लो इंडियन चुने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब 0 रहेगा तो 0 करेंगे, अगर आप 0 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, 2 दिया है, तब आप 2 लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, रेयान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार डैश कहा जाता है, तो दोस्तों जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वहाँ पे उसके जो प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम गोपुर कहते हैं। गोपुर इज द राइट आंसर, गोपुर कहा जाता है जो दक्षिण भारतीय के मंदिर के प्रवेश द्वार होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा करवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नामों के अनुसार अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के महरौली में स्थित है, जहाँ पे आपका कुतुब मीनार स्थित है। कुतुब मीनार के बाहर ही एक दरवाजा पड़ता है जिसे आपका अलाई दरवाजा बनवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा यह आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, यह खिलजी वंश से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाता है एंजल फॉल्स। ऑप्शन बी द राइट आंसर। एंजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा आपका झरना हो जाता है। यह आपका कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह आपका हो जाता है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की सदैव ही जीत होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पाई जाती है कहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा यह मोहनजोदड़ो से मिली थी आपकी नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो इसे राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किस वर्ष, तो 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मृतकों का टीला की बात की जाए तो मृतकों का टीला भी आपके मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसका एक मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही आपके जो सबसे बड़ा आपका ग्रेट जहाँ पे आपके अन्नागार मिले थे, और आपकी जो ग्रेनरी थी दोस्तों, अन्नागार जो सबसे बड़ा आपका था, वह आपके मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वन में 1932 में विश्व का पहली बाघ जनगणना की गई थी, तो याद रखिएगा विश्व का जो पहली जनगणना की गई थी वह भारत में की गई थी, और भारत के किस वन में किया गया था, तो याद रखिएगा यह हो जाता है पलामू वन।
पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यह किस राज्य में है, तो यह आपके झारखंड राज्य में हो जाता है। यहाँ पे आपका विश्व का सबसे पहले 1932 में यहाँ पे जनगणना की गई थी बाघों की, तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा यह मुगल और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। मुगल और शेर शाह सूरी के बीच कन्नौज का युद्ध, जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, और यह किस राज्य में लड़ा गया था, यह उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे आप सभी जानते हैं, एक्सरे की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी, तो यह आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने एक्सरे रे की खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपका, राइट आंसर हो जाता है 1990, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका पहला अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाती है लेपाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, और यह भारत के सेकंड पीएम थे, याद रखिएगा, सेकंड पीएम थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, और प्रथम थे जवाहरलाल नेहरू। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, झज्जरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो झज्जरी मस्जिद, ठीक है, तो झज्जरी मस्जिद जो है दोस्तों, इसका जो आपका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा। तो पहले तो ये बताइए झज्जरी मस्जिद है कहाँ स्थित, तो यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है, जौनपुर जिले में स्थित है आपका झज्जरी मस्जिद, जिसका आपका निर्माण इब्राहिम सरकी द्वारा करवाया गया था। अब यह जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे झज्जरी मस्जिद, अटाला मस्जिद भी स्थित है, और यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि शिवालिक की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है। तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं यह आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में हो जाती हैं, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हो जाती हैं, एक तो हो जाती है शिमला, दूसरा हो जाती है आपकी धर्मशाला। और आपकी हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, तो यह भी आप याद रखिएगा। सीएम हो जाते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हो जाते हैं शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। हमने टोटल आरपीएफ के लिए आपके मॉडल सेट को कवर किया, फर्स्ट मॉडल सेट को, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन थे। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को किसी भी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, चाहे आपके रिलेटिव हो या फ्रेंड्स ग्रुप हो, वहाँ पे शेयर कर दिया करिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकें। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।